तो आर्य समाज से प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे। सुबह हिंदी ऐसे वाली क्लास थी। ठीक है, हमने क्या देखा, बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाजापुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये आर्य समाज से प्रेरित थे, ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्य समाज। कौन है वैसे आर्य समाज के फाउंडर? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इनकी रचनाएं लिखेंगे। लिखिए रचनाएं, क्रिएशंस। और माखनलाल चतुर्वेदी से भी प्रेरित थे, है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी के भी ये शिष्य थे। याद रखना, बस इसमें लिखने लायक कुछ नहीं। सबसे पहले रचना लिखिए इनकी, उर्मिला। उर्मिला, इनकी रचना याद कैसे करनी है वो भी मैं बताती हूँ अभी। सबसे पहले लिखना उर्मिला। नेक्स्ट है, ये इनका महाकाव्य है, अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना महाकाव्य, इपिक। इपिक। ठीक है, नेक्स्ट है कुमकुम। नेक्स्ट है कुमकुम, उर्मिला फिर कुमकुम, फिर है रश्मि रेखा। हाँ, हमने अभी लास्ट क्लास में बुक्स देख रहे थे, तो आज फिर से हम बुक्स ही पढ़ेंगे, कुछ और लिटरेचर। देखो, सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में। ठीक है, तो हमने ये देखा इनका जो जन्म है वो शाजापुर में हुआ। ने बताया कि ये आर्य समाज से प्रेरित थे, आर्य समाज से इंस्पायर्ड थे। और फिर हम अब इनकी रचनाएं देख रहे हैं। क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है, सबसे पहले हमने देखा इनकी पहली रचना उर्मिला। नेक्स्ट है कुमकुम, फिर लिखना रश्मि रेखा। रश्मि रथी किसकी है वैसे? रश्मि रथी किसकी रचना है बताइए, ऑनलाइन में भी कोई भी? रश्मि रथी किसकी है? एक तो उर्मिला बताया, दूसरा कुमकुम, उर्मिला फिर कुमकुम, थर्ड है रश्मि रेखा। रश्मि रथी किसकी है ये बताओ अब। इनकी तो रश्मि रेखा है, ठीक है। रश्मि रथी किसकी है? दिनकर की नहीं है? दिनकर की रचना है ना रश्मि रथी। दिनकर, दिनकर ऊपर लिख लो कहीं पर, कंफ्यूज नहीं होगे इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ। रश्मि रेखा इनकी है, लेकिन रश्मि रथी कभी आ गया तो वो दिनकर की है। ठीक है, रश्मि रेखा, फिर लिखना अपलक। पलक नहीं है, अपलक है, ठीक है। अपलक, ये इनकी रचना है अपलक। ठीक, फिर है प्राणार्पण। प्राणार्पण, समर्पण किसकी थी वैसे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था मॉडर्न इंडिया में? माखनलाल चतुर्वेदी की थी ना। मैंने बताया था माता, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार। ठीक है, तो लेकिन अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी प्राणार्पण है, उनकी समर्पण थी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। सबसे पहले उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, फिर अपलक, फिर है प्राणार्पण। अब नेक्स्ट लिखना क्वासी। क्वासी, क्वासी जुडिशियल सुना है ना, क्या होता है? पॉलिटी में, ठीक है। क्वासी, KWASI ऐसे ही लिख दो, क्वासी। नेक्स्ट है विनोबा स्तवन। विनोबा, विनोबा स्तवन, इनकी रचना है विनोबा स्तवन। हाँ वही है, हाँ। जब भी नवीन की, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की में हम लोग रचना पढ़ रहे हैं,
बस उसमें मैंने पहले इंट्रो में बताया कि इनका जन्म शाजापुर में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट हमने देखा कि आर्य समाज से प्रेरित थे, ये भी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। फिर हम रचनाएं देख रहे हैं। सबसे पहले उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, प्राणार्पण, क्वासी, और अभी मैंने बताया विनोबा स्तवन। कहीं भी स्पेलिंग बतानी हो इंग्लिश में तो बोल दीजिएगा, है ना, विनोबा स्तवन। फिर एक और रचना है हम विस्पाई जन्म के। हम विस्पाई जन्म के, ये इनकी रचना है, हम विस्पाई जन्म के। ठीक है, ठीक है, हम इनकी रचनाएं याद करते हैं। अब ध्यान देना इधर, देखो, अपलक, कुमकुम, उर्मिला और रश्मि रेखा, क्या नाम, क्या समझ में आ रहा है, लड़कियों के नाम पे है। ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए लिखी होगी, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन याद करने के लिए है कि 3-4 नाम तो लड़कियों के हो गए, अपलक, कुमकुम, उर्मिला और रश्मि रेखा। और सही में एग्जाम में भी ऐसे नाम आते हैं, तुरंत बालकृष्ण शर्मा नवीन क्लिक होना चाहिए। ठीक है, 4 रचनाएं हो गई। फिर क्या बचा है, प्राणार्पण, प्राण अर्पण करेंगे। ठीक है, आप लोग कनेक्ट कर लो, मैं बोल नहीं रही हूँ। फिर है क्वासी, और वो क्या है, विनोबा स्तवन, वो तो याद करना पड़ेगा, कोई उसमें कोई लॉजिक नहीं है। फिर है हम विस्पाई जन्म के, तो विष पी लिया। ठीक है, प्राण अर्पण कर दिया और विष पी लिया, ऐसे याद रखना, ये चारों लड़कियों के लिए। कोई भी रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक, लड़कियों से रिलेटेड रचनाएं हैं तो बालकृष्ण शर्मा रवीन का नाम याद रखना। क्या क्या है बोलिए एक बार, अपलक, कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, फिर उसके बाद हम विस्पाई जन्म के, प्राणार्पण, क्वासी, और एक और जो रचना है विनोबा स्तवन। जो विनोबा स्तवन थी वो भूदान आंदोलन से संबंधित थी। किसका था भूदान आंदोलन, नहीं नहीं, विनोबा भावे का ही था ना, भूदान मूवमेंट, तो उन्हीं के लिए उन्होंने लिखी थी विनोबा स्तवन, भूदान मूवमेंट से संबंधित थी, इसीलिए उन्होंने विनोबा स्तवन लिखा था। ठीक है, याद रहेगी। और सबसे अच्छा बताऊं, क्लास में अगर किसी का नाम, किसी के नाम पे कोई रचना है ना, तो वो सबसे इजी होती है याद रखने को। ठीक है, पलक है उनका नाम, तो ऐसे याद रख लो कुछ भी स्टोरी बना के, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में हमसे बनना चाहिए। यहाँ पे बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन। अच्छा, जहाँ पे नवीन जी के बारे में पढ़ा था वहां पे बस इतना लिख देना कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। राजभाषा आयोग जो था, लैंग्वेज कमीशन, उसके अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन ऑफ लैंग्वेज कमीशन, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। चलिए, इनका जन्म लिखना उन्नाव यूपी, शिव मंगल सिंह सुमन, उन्नाव यूपी, उन्नाव यूपी में इनका जन्म हुआ था, उन्नाव यूपी में। अब इनकी हम सिर्फ रचनाएं पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले लिखिए हिल्लोल, हिल्लोल, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग देख लेना, है ना, एक सेकेंड। हिल्लोल। नेक्स्ट है जीवन के गान, जीवन के गान, हिल्लोल, फिर है जीवन के गान। अब नेक्स्ट है विंध्य हिमालय, विंध्य हिमालय, एक ही रचना है, विंध्य हिमालय, लिख दूं, लिख लेंगे, विंध्य हिमालय। फिर है मिट्टी की बारात, सुनिए मिट्टी की बारात रचना, मिट्टी की बारात। और एक और क्या बताया था मैंने, विंध्य हिमालय, लिख दे रही हूं, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात। फिर नेक्स्ट है पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी,
पर आंखें नहीं भरी। नेक्स्ट है कटे अंगूठे की, कटे अंगूठे की। इनकी रचना है कटे अंगूठे की। फिर है वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा। इसको भी मैं याद करवाती हूँ कैसे करना है। हिल्लोल जीवन के गान, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, पर आंखें नहीं भरी, कटे अंगूठे की, वाणी की व्यथा। ठीक है, इतनी है इनकी। एक एक और है प्रलय सृजन, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रलय सृजन, प्रलय सृजन। ठीक, अब याद करते हैं इनकी रचनाएं। देखो, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय और प्रलय सृजन, इसको साथ में याद करते हैं। देखना, विंध्य हिमालय, विंध्य हिमालय में प्रलय आ गया, ठीक है। विंध्य हिमालय में प्रलय आया तो फिर हिल्लोल मतलब समझ में आया, हिलने लगे या फिर हिल्लोल हुआ। फिर क्या होता है कि एक मतलब एक इंसान है, वो बता रहा है कि अंगूठा कट गया, ठीक है, तो वो अपनी व्यथा बता रहा है, ठीक है। और गान के फॉर्म में बता रहा है, गान के फॉर्म में बता रहा है, लेकिन उसकी आंखें नहीं भरी, वो बता जरूर रहा है लेकिन रो नहीं रहा है। तो ऐसे कुछ करके याद कर लो कि देखो, सबसे पहले कटे अंगूठे की, फिर वाणी की व्यथा। बस मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, आपके ऊपर है याद ऐसे करना है, अपने तरीके से करना है, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है ना। कटे अंगूठे की, फिर वो अपनी व्यथा बता रहे, वाणी की व्यथा। और कैसे, किस फॉर्म में बता रहे, जीवन के गान। फिर है फिर भी पर आंखें नहीं भरी। ये इतनी रचनाएं हो गई। फिर नेक्स्ट है ये वाली विंध्य हिमालय, विंध्य हिमालय में सृजन मतलब प्रलय आता है, प्रलय सृजन और हिल्लोल। इतनी, एक और बच गई क्या, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात तो शिव, हाँ ऐसे कर लो, विंध्य हिमालय में वैसे कि वो शिव जी की बारात वारात निकली, तो शिव मंगल सिंह सुमन से याद कर लेना। हाँ ऐसे कर सकते हो, है ना, ठीक है, हो जाएगी। अब एक बार रचनाएं बोलो। हिल्लोल, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, विंध्य हिमालय में प्रलय सृजन, ठीक है। फिर क्या बताया था मैंने, कटे अंगूठे की, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी और जीवन के गान, ठीक है। हो गया याद, जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो वो कहानी ही याद आती है ना। ठीक है, यहाँ पे शिवमंगल से सुमन के बारे में भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पढ़ना है मुल्ला रामोजी, मुल्ला रामोजी। नहीं, एक ही है मुल्ला रामोजी। हाँ, पता होगा ना, उर्दू पोएट कहाँ से है, भोपाल से ही है मुल्ला रामोजी। हाँ, गुलाबी उर्दू, सही बोल रहे हैं। औरत जात, लाठी और भैंस, मुल्ला रामोजी, मुल्ला रामोजी। लिखिए सबसे पहले उर्दू कवि, उर्दू पोएट, मुल्ला रामोजी उर्दू पोएट। रश्मि रेखा किसकी रचना है, ठीक है। अब बताओ, हम विष पाई जन्म के, विष पी लिए थे ना। अब बताना, प्राणार्पण, प्राणार्पण और समर्पण, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए उर्दू पोएट थे और भोपाल से है, भोपाल से हैं, जन्म इनका भोपाल में हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन्होंने 1921 में, 1921 में 1921 में गुलाबी उर्दू बुक पब्लिश की। गुलाबी उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट है, मुल्ला रामोजी की गुलाबी उर्दू, गुलाबी उर्दू। In 1921 he published his first book गुलाबी उर्दू। 1921 में इन्होंने अपनी पहली रचना गुलाबी उर्दू का प्रकाशन किया, ठीक, का प्रकाशन किया। अब नेक्स्ट लिखिए रचनाएं इनकी। नेक्स्ट है रचनाएं, सबसे पहली तो हो गई गुलाबी और उर्दू। फिर लिखिए लाठी और भैंस,
जहाँ पे लिखना होगा बता दीजिएगा, मैं लिख दूंगी। लाठी और भैंस, लाठी और भैंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शादी, शादी, हाँ मैरिज वाला ही, शादी, शादी ही लिखिएगा। फिर है औरत जात, औरत जात, औरत जात। फिर है अंगूरा, अंगूरा, अंगूर होता है ना, अंगूरा, अंगूरा। फिर है गुलाबी शायरी, गुलाबी शायरी। फिर है मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना। देखो उर्दू पोएट थे तो उनके जो रचनाएं हैं उसमें उर्दू समझ में आ रहा है। मुसाफिर खाना। नेक्स्ट लिखिए शिफा खाना, शिफा, हाँ शिफा खाना, शिफा, हाँ ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया गुलाबी उर्दू इनकी पहली रचना थी, 1921 में पब्लिश हुई। फिर लिखिए लाठी और भैंस, लाठी और भैंस। लाठी और भैंस के बाद क्या बताया मैंने, शादी, शादी, लाठी और भैंस, फिर शादी। फिर है औरत जात, औरत जात, ऑनलाइन में बोल रही हूँ, औरत जात। फिर नेक्स्ट है गुलाबी शायरी, गुलाबी शायरी, गुलाबी शायरी। फिर मैंने बताया मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना। और है शिफा खाना, मुसाफिर खाना, फिर है शिफा खाना। फिर लिखना जिंदगी, इनकी रचना है जिंदगी, लाइफ वाली, जिंदगी, जिंदगी लिखना, ठीक है। फिर है सुबह, फिर नेक्स्ट है सुबह की लटापट, या फिर लटपट, सॉरी लटपट, सुबह की लटपट, सुबह की लटपट। फिर है खतूते मुल्ला रमूजी, खतूते मुल्ला रमूजी, उन्हें खुद ही अपने लिए रचना लिखी है जो भी, खतूते मुल्ला रमोजी, आगे लिख देना मुल्ला रमोजी, खतूते मुल्ला रमोजी, खतूते मुल्ला रमोजी। फिर एक और रचना है जंग, जंग, हाँ बोलिए, कहाँ से छूटा आपका? कहीं पर रामोजी है रमोजी दोनों है, एक सेकेंड रुक जाइए। दोनों ही है, रामोजी रमूजी दोनों है, ठीक है। खतूते मुल्ला रमूजी। फिर है जंग लिख लिया। एक और लिखना तारीख, तारीख पे तारीख वाली, तारीख, तारीख। ये शब्द, ये सारे जितने भी शब्द है सब उर्दू वर्ड है, पता है ना, ठीक है। बोलिए रचनाएं। सबसे पहले 1921 की गुलाबी उर्दू, फिर लाठी और भैंस, फिर शादी, फिर औरत जात, अंगूरा, फिर गुलाबी शायरी, जिंदगी, सुबह की लटपट, जंग, अंगूरा, 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 ये रचना है इनकी अंगूरा। फिर है खतूते मुल्ला रमूजी, फिर शिफा खाना, मुसाफिर खाना, तारीख, हो गई ना। अब इनकी रचनाएं याद करने के लिए सिंपल है, जितने भी उर्दू के शब्द है समझ में आ रहा है कि मुल्ला रमूजी से संबंधित है ना, कर लेंगे याद, ठीक। अब नेक्स्ट लिखना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, दो ही अब बचे हैं, फिर ये यूनिट कंप्लीट। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इनका भी जन्म लिखिए उन्नाव यूपी में ही हुआ था, उन्नाव यूपी में। नंद दुलारे वाजपेयी की रचना के बारे में सुनना, इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है वो हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो कभी भी, अभी हम लिखते हैं और समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी भी एग्जाम में कुछ ऐसी रचनाएं रचनाएं आती है जो हिंदी लिटरेचर से संबंधित है तो इनका ही लगा देना,
ठीक है ना। तो इनकी लिखना रचनाएं, नेक्स्ट लिखते हैं रचनाएं। पहले लिखिए राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, इंग्लिश में भी वैसे ही लिखिए, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। ठीक। अब नेक्स्ट है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। एक ही रचना है ना, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। फिर नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। सब में लिखा है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। फिर है हिंदी साहित्य के आधुनिक युग। नेक्स्ट रचना है हिंदी साहित्य के आधुनिक युग। ठीक है, हिंदी साहित्य संबंधित हो गई। और भी ऐसी रचनाएं दिखती है जिसमें इन्होंने क्या किया है कि दूसरे राइटर के बारे में भी लिखा है ना। तो लिखना, नेक्स्ट इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद। रचना का ही नाम है जयशंकर प्रसाद। फिर है कवि निराला। कवि निराला इनकी रचना है नेक्स्ट, कवि निराला। फिर नेक्स्ट रचना है प्रेमचंद। सुने है ना, हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने रचना का नाम उनकी कवि निराला है। जो आप बोल रहे हैं उन्हीं के लिए लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन रचना का नाम कवि निराला है, उसको मत बदलिएगा। ठीक है, प्रेमचंद नेक्स्ट हो गया, कवि निराला के बाद प्रेमचंद। फिर है महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास। और लिखना गजानन माधव मुक्तिबोध। इनके नाम से अगर रचना पूछी गई तो किसने लिखी है? नंदुलारे वाजपेयी ने। और एक और रचना है कवि सुमित्रा नंदन पंत। कवि सुमित्रा नंदन पंत। कवि सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ठीक। अब इनकी रचनाओं में क्या दिखा? सबसे पहले तो हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं वो इनके ही, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और दूसरों के लिए भी, दूसरों के नाम से, जैसे कवि निराला, प्रेमचंद, वो भी किसने लिखी है? नंदुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना फाइनली भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कहाँ जन्म हुआ था? होशंगाबाद। लिखना होशंगाबाद, नर्मदापुरम। वहां के भी तिकरिया में हुआ था, तिकरिया। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, तिकरिया होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सर्वोदय के सपोर्टर थे। सर्वोदय क्या था वैसे, किसका था? जयप्रकाश नारायण का था ना, सोच लो। हाँ हाँ, महात्मा गांधी का भी था। जितने भी सोशलिस्ट थे, मेनली महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण वगैरह, यही लेकर जाते हैं इस थॉट को। तो ये सपोर्टर थे सर्वोदय के, सबका विकास, है ना, सर्वोदय। तो लिख लीजिए सर्वोदय के सपोर्टर को क्या बोलते हैं? समर्थक। हाँ, सपोर्टर ऑफ सर्वोदय, सर्वोदय के समर्थक। हाँ, समर्थक लिखिए, सर्वोदय के समर्थक, सपोर्टर ऑफ सर्वोदय। अब इनकी रचनाएं लिखिए। सबसे पहली है गीत फरोश, बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत फरोश। गीत फरोश। नेक्स्ट रचना है अंधेरी कविताएं। अंधेरी कविताएं, गीत फरोश, फिर है अंधेरी कविताएं। फिर सतपुड़ा के घने जंगल, सुनी है ना ये रचना के बारे में? ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की ही है। नेक्स्ट रचना है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो ब्रैकेट में लिख देना, बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला।
कब मिला ये नहीं मेंशन करना है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है बुनी हुई रस्सी के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है खुशबू के साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी अवार्ड हमने देखा था ना, हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, वैसे ही बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, फिर एक और रचना है चकित है दुख, चकित है दुख, चकित है दुख, चकित, हाँ चकित है दुख, चकित है दुख। और एक और रचना है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत रचना का नाम है व्यक्तिगत, ठीक। बोलिए एक बार रचना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है गीत फरोश, फिर अंधेरी कविताएं, सतपुड़ा के घने जंगल, बुनी हुई रस्सी जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, फिर खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, चकित है दुख, ठीक है। यहाँ पे हमारे ही रचनाओं वाला खेल खत्म हुआ। कहाँ पे हुआ था बस इतना याद रखिएगा, हाँ याद रखना है होशंगाबाद, और स्पेशली जो एमपी वाले हैं ना उनके याद रखना, जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर से थे तो वो वाले याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं आप? किसकी है? एमपी से संबंधित नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखवा रही हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? होशंगाबाद, जन्म होशंगाबाद में हुआ था। हेलो, घर की याद, और भी रचनाएं हैं, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं देखकर बता देती हूँ, होगी और भी रचनाएं हैं वैसे इनकी। अच्छा, हाँ भवानी प्रसाद मिश्र की ये घर की याद, लिख लीजिए, लिखना है तो। देखो आप लोग अगर कोई और बुक भी पढ़ोगे तो उसमें ऐड ऑन करते जाना, क्योंकि ऐसे तो फिर सारी बुक्स कवर कराना, लेकिन इंपॉर्टेंट हमने देख कर ली है, सतपुड़ा के घने जंगल, गीत फरोश, है ना। घर की याद भी लिख लीजिए, एक और रचना है घर की याद, इन्हीं की है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है ये घर की याद। अच्छा है अगर आपने अपने स्तर पे पढ़ा है और कोई बुक अगर आ जाती है एग्जाम में तो ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के फोक डांस, लोक नृत्य, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। सुना होगा आपने पहले भी, सुने सुने ही नाम है, बस हमको देखना है बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा वगैरह से कौन कौन है, कौन से डांस है, बताओ क्या जानते हैं। हेडिंग डालिए मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, फोक डांस ऑफ एमपी। हाँ परधौनी ये सब जो बोल रहे हैं वो ठीक है, ट्राइबल डांस है। हाँ राई कहाँ का है? बुंदेलखंड, और मटकी कहाँ का है? मालवा का है। हाँ, और कलसा कहाँ का है? बघेलखंड का है। हाँ हाँ एक और चीज मैं पहले ही बता रही हूँ, डांस और जो अपन जो गीत देखेंगे फोक सॉन्ग और ड्रामा, वो तीनों क्लैश होंगे। क्लैश मतलब ये नहीं होगा कि बघेलखंड का है और उधर भी बघेलखंड का ही होगा, लेकिन जो गीत है वो डांस भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे याद रखो उसी गाने पे डांस कर रहे हैं तो डांस का भी नाम वैसे ही रख दिए, है ना। जैसे जो, हाँ हाँ चार्ट बना के लिखवाऊंगी मैं। देखो जैसे गरबा, गरबा जो होता है वो एक तरीके का गीत होता है, लेकिन डांस करते हैं तो गरबा नृत्य भी हो गया, उसी ताल पे करते हैं इसीलिए। तो जो डांस है उसके नाम ड्रामे पे भी रख दिए जाते हैं और गीत पे भी, इसलिए कंफ्यूज होना, पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। अब हम सबसे पहले चार्ट बना के देख लेते हैं और उनके बारे में फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मालवा वाला, मालवा के, ऐसे बना लो, एक काम करो चार कॉलम बना लो,
मालवा, फिर निमाड़, फिर बघेलखंड, मैं इधर लिख दे रही हूँ बुंदेलखंड, ठीक है। क्वेश्चन जो आने का ट्रेंड है वो ये नहीं पूछता है कि इसमें कैसे डांस करते हैं, कौन करते हैं, क्या करते हैं, बस ये जरूर पूछा जाता है कि ये डांस कहाँ का है, ठीक है। मालवा से संबंधित कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देंगे, निमाड़ के नाम दे देगा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, आपको बताना है मालवा का कौन सा है, ठीक है। तो मालवा के 3 हैं, एक तो अड़ा, खड़ी और रजवाड़ी, इसको साथ में बोला जाता है, अड़ा खड़ी रजवाड़ी, ठीक है, और मटकी, ये मालवा के हैं। लिखिए, हिंदी में लिख लेंगे अड़ा खड़ी, या फिर ये जो अड़ा खड़ी है इसको साथ में लिख देना, एक सेकेंड, कहीं पर अलग मिलता है कहीं पर साथ में। अड़ा खड़ी एक डांस है, फिर रजवाड़ी और फिर मटकी। अड़ा खड़ी, अड़ा खड़ी, और नाम में जो अड़ा खड़ी लिखा है उसको भी आड़े और खड़े होके ही डांस किया जाता है, ऐसे, ठीक है। हाँ, अड़ा खड़ी साथ में लिखिए, फिर रजवाड़ी, फिर मटकी, ठीक है। यहाँ पे लिखना है तो डंडा भी लिख देना, डंडा जो है वो मालवा में भी है और निमाड़ में भी है, ठीक है ना। डंडा, अड़ा खड़ी, अड़ा खड़ी, फिर रजवाड़ी, फिर मटकी, फिर डंडा। इसको कैसे याद करना है वो भी मैं करवाऊंगी, ठीक है ना। अब हम निमाड़ के देखते हैं। सबसे पहले तो डंडा है, तो डंडा निमाड़ में भी है और मालवा में भी है। फिर है गणगौर, गणगौर के बारे में सुना है, गणगौर नृत्य निमाड़ का है। फिर है फेफरिया, हाँ फेफरिया निमाड़ का है, फेफरिया। फिर है मांडल्या, मांडल्या, अभी सिर्फ हम नाम देख रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो देखेंगे एक एक करके। निमाड़ के क्या हो गया, निमाड़ का सबसे पहले डंडा, डंडा निमाड़ में भी है और मालवा में भी है। फिर गणगौर, फेफरिया और मांडल्या। अब हम देखेंगे बघेलखंड वाले। बघेलखंड में सबसे पहले कलसा बोला था ना किसी ने, सबसे पहले कलसा ही है, लिखना कलसा, कलसा। फिर उसके बाद कहरा, फिर है केमाली, कलसा, कहरा, केमाली और बिरहा। केमाली, के ई एम, केमाली, केमाली लिख देना। हिंदी में लिख पा रहे हैं ना आप लोग, है ना। कलसा, कहरा, केमाली और बिरहा, ठीक है। अब बुंदेलखंड वाले, सबसे पहले राई, राई, राई के बाद एक और क्या बताया था, बधाई, राई बधाई। फिर है ढीमराई और कन्नड़ाई, कन्नड़ाई, कन्नड़ाई और ढीमराई, कन्नड़ाई और ढीमराई। क्या, कन्नड़ाई, 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 ढीमराई फिर कन्नड़ाई है, ठीक है। देखो सबसे पहले मालवा में क्या क्या देखा हमने, अड़ा खड़ी, रजवाड़ी, मटकी और डंडा। इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। मालवा है, मटकी है, मटकी पकड़ के आप अड़ा खड़ा डांस कर रहे हो। वैसे भी रजवाड़ी जो है वो राजस्थान वाला, तो आप राजस्थान से मालवा को लिंक कर लो क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। सही में ऐसे ही याद करना है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो रजवाड़ी जो डांस होता है मेनली राजस्थान वाले में, तो रजवाड़ी मालवा में याद रहेगा। रजवाड़ी डांस कर रहे हैं, मटकी पकड़ के डांस कर रहे हैं और अड़ा खड़ा होके, ठीक है। तो मालवा के याद हो गए, बोलना एक बार। सबसे पहले मटकी से याद करते हैं, मटकी, फिर मटकी तो रजवाड़ी डांस कर रहे हैं और अड़ी खड़ी होके, ठीक है। और जो डंडा है वो डंडा मालवा में भी है, निमाड़ में भी है, तो ऐसे याद रख लो, डंडा पकड़ के डांस कर रहे हो। वैसे भी जो डंडा डांस है उसमें जो कृषक लोग होते हैं वो डंडे पकड़ के डांस करते हैं, है ना। फिर अब निमाड़, निमाड़ के लिए भी एक ट्रिक थी, एक सेकेंड रुकना।
अच्छा, डंडा, गणगौर, फेफरिया और मांडलिया। इसकी ट्रिक मुझे भी याद नहीं आ रही कैसे याद करना है, लेकिन एक बार देख लो। देखो डंडा जो है वो मालवा निमाड़ में तो कॉमन है इसलिए याद रहेगा। फिर क्या हो गया, गणगौर, अगर सुना होगा पहले भी गणगौर के बारे में, बहुत फेमस डांस है एमपी का। तो गणगौर जो है वो निमाड़ का है, ठीक है। फिर है फेफरिया और मांडलिया। तो इसके लिए ऐसे कोई ट्रिक मैं नहीं बना पा रही हूँ अभी, अगर मुझे कल याद आती तो मैं बता दूंगी। ठीक है, फिर है बघेलखंड। बघेलखंड में एक चीज याद रखना, देखो बघेलखंड का बी से भी याद रखना, बिरहा। ठीक है, और जितने भी ये तीन है वो के से है, तो ऐसे याद कर लो K3BD ऐसे कुछ करके। तो बघेलखंड का है तो बिरहा होगा, ब से ब याद रख लेना। और फिर जो तीन के वाले हैं, कलसा, कहरा और केमाली। ठीक है, अब बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड के याद रखने के लिए बस इतने याद रखना, जो ई से एंड हो रहा है वो बुंदेलखंड का है। राई, बधाई, कनड़ाई और ढीमराई। जो कनड़ाई है वो कहीं कहीं पर कनड़ा, कानड़ा भी मिलता है, लेकिन वो कड़नाई, कनड़ाई है। ठीक है, ई से एंड हो रहे हैं, तो जितने भी ई से एंड हो रहे हैं वो बुंदेलखंड के हैं। ठीक है, बुंदेलखंड के तो इजीली याद हो जाते हैं, मालवा का भी याद हो जाता है। बघेलखंड का याद रखना, तीन के है और एक बी है, बी से बी बिरहा और तीन के है। बस जो याद करने हैं वो निमाड़ वाले हैं, क्या जो बचे हुए हैं वो निमाड़ के। ठीक है ना, गणगौर वाला तो याद रहना चाहिए कि निमाड़ का है, दो है बस, फेफरिया और मांडलिया। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे डांस को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालना मालवा, सबसे पहले हेडिंग डालिए मालवा। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग डांस बोलना, मैं इसको बदल देती हूँ। देखो, सबसे पहले मालवा के, मालवा को कैसे याद किया था हमने, रजवाड़ी से। रजवाड़ी है तो मटकी, आड़ा खड़ी और डंडा। ठीक है, फिर हम निमाड़ को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अब हम बघेलखंड वाले देखते हैं। बघेलखंड में क्या बताया था, नहीं नहीं वो बुंदेलखंड का था, ई से एंड होने वाला बुंदेलखंड का है। कहरा, देखो बी से, बघेलखंड में सबसे पहले बताया ब से ब बिरहा और तीन के वाले, कहरा, कलसा और केमाली। ठीक है, फिर बुंदेलखंड जो ई से एंड हो रहा है, सबसे पहले राई, फिर बधाई, ढीमराई और कन्नड़ाई। अब बचे क्या, निमाड़। तो जो डंडा है वो निमाड़ मालवा दोनों में है, फिर गणगौर, फेफरिया और मंडलिया। ठीक है, हो रहा है याद, दो चार बार पढ़ेंगे और हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग डालना अड़ा खड़ी, मालवा लिख लिए, मालवा, मालवा के लोक नृत्य। सबसे पहले लिखना अड़ा खड़ी के बारे में। जन्म और विवाह के अवसर पर, अवसर लिख देना, जन्म और विवाह, ओकेशन, बर्थ और मैरिज। ये भी पूछ लिया जाता है, वैसे डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, चार ऑप्शन में दे देते हैं कि बर्थ, मैरिज, तो ऐसे ही शुभ अवसर पर ही डांस करेंगे ना, तो बर्थ और मैरिज पे अड़ा खड़ी। और ये जो है ये महिला प्रधान डांस है, महिला प्रधान नृत्य, वुमेन ओरिएंटेड डांस, याद रखना। अड़ा खड़ी जो है वो वुमेन ओरिएंटेड डांस है, महिला प्रधान नृत्य। और ये मंडप, मंडप के अंदर किया जाता है, मंडप में किया जाता है, मंडप में, मंडप पता है ना। ठीक है, परफॉर्म्ड अंडर मंडप, परफॉर्म्ड अंडर मंडप। हाँ, मंडप बना के मालवा वाले क्षेत्र में ये डांस किया जाता है, हाँ मंडप बनाते हैं और महिलाएं करती है। ठीक है, अब देखो इसमें तीन पार्ट में डिवाइड है वो, अड़ा खड़ी और रजवाड़ी तीनों। ठीक है, तो सबसे पहले रजवाड़ी को अगर लिखना चाहो तो साथ में कॉमा करके लिख देना, जहाँ पे हमने हेडिंग डाली ना अड़ा खड़ी, तो कॉमा करके लिख देना रजवाड़ी उसी के साइड में। हम तीनों को साथ में पढ़ लेते हैं, दोनों को। देखो एक पार्ट है अड़ा, फिर दूसरा है खड़ी। नाम से क्या समझ में आ रहा है, अड़ा और खड़ी से, इसमें टिल्टेड बॉडी में डांस किया जाता है, मतलब टेढ़े होकर। तो पहले लिख देना अड़ा में शरीर को टेढ़ा करके डांस किया जाता है, मतलब नृत्य किया जाता है। इसमें लिखना परफॉर्म्ड विथ टिल्टेड बॉडी, टिल्टेड बॉडी। आड़ी मतलब आड़ा सुना है ना, आड़ा कर लो, तो वैसे ही शरीर को टेढ़ा कर कर, टेढ़ा करके नृत्य किया जाता है। आपके समझ के लिए बता रही हूँ, इतना अंदर तक नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर मेंस में आ गया तो लिखने के लिए अच्छा है।
ठीक है, फिर खड़ी, खड़ी में क्या होगा, हाँ स्टैंडिंग, परफॉर्म्ड वाइल स्टैंडिंग, खड़े होकर नृत्य किया जाता है, मतलब स्ट्रेट रहकर, परफॉर्म्ड वाइल स्टैंडिंग। रजवाड़ी में है कि घूंघट पकड़कर डांस किया जाता है, साड़ी के घूंघट को पकड़कर नृत्य किया जाता है। परफॉर्म्ड बाय होल्डिंग, परफॉर्म्ड बाय होल्डिंग व्हील ऑफ साड़ी, VEIL, घूंघट को व्हील बोलते हैं ना, VEIL, परफॉर्म्ड बाय होल्डिंग व्हील ऑफ साड़ी, साड़ी। तो अड़ा में क्या कर रहे हैं, आड़े होकर डांस कर रहे हैं टिल्टेड बॉडी में, खड़ी में खड़े होकर स्ट्रेट बॉडी में, और रजवाड़ी में घूंघट पकड़कर डांस कर रहे हैं। नाम से भी समझ में आ रहा था वैसे, ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए लिखवा रही हूँ कि मेंस में काम आ जाता है लिखने को। कभी से पूछ लिया कि बताओ मालवा के नृत्यों के बारे में बताओ, और ये आ गया अगर 10 नंबर पे, 10 नंबर की बात कर रही हूँ, तो सबके नाम तो पता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरे 4 के बारे में बता दोगे कि ये 4 डांस है, 4 है, 5 है, जितने भी, उसके बाद एक एक करके समझाओगे, तो कंटेंट 2 पेज का होना चाहिए, ठीक है। तो अड़ा खड़ी रजवाड़ी हो गया, हाँ इसमें वो लिख दो वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोल और खिमड़ी, 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 KHIMDI, खिमड़ी और ढोल, ढोल और खिमड़ी, खिमड़ी, एक तो ढोल है और दूसरा खिमड़ी। कभी पूछ लिया जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वाद्य यंत्र, तो खिमड़ी। नेक्स्ट लिखिए मटकी, मटकी, ये सामूहिक डांस है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये मटकी जो है ये भी महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान सामूहिक नृत्य, ग्रुप डांस, वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन ओरिएंटेड ग्रुप डांस, वुमेन ओरिएंटेड ग्रुप डांस। इसका भी ओकेशन लिखना, मैरिज, अवसर, अवसर क्या होगा, शादी। इसमें जो ताल होती है वो ढोल की होती है, ठीक है, लिख देना ताल, ढोल की ताल, इंपॉर्टेंट ताल ऑफ ढोल, ताल ऑफ ढोल। ठीक है, एक चीज याद रखना, झेला लिख दो, झेला क्या होता है मैं बताती हूँ, झेला, JHELA, झेला, ये मटकी नृत्य से संबंधित है। जो महिला डांस को स्टार्ट करती है, ठीक है, और फिर दूसरी महिलाएं आके डांस मतलब ज्वाइन कर लेती है, जो महिला स्टार्ट कर रही है उसको झेला बोला जाता है, ठीक है। अगर हम डांस कर रहे हैं, कोई एक आके पहले उसने डांस स्टार्ट किया और दूसरे ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो डांस होने लगता है, लेकिन जो जिसने स्टार्ट किया उसको झेला कहते हो। तो कभी पूछा जा सकता है कि झेला किससे संबंधित है, तो लिखना इसमें महिला जो इस नृत्य को प्रारंभ करती है, जो इस नृत्य को करना प्रारंभ करती है, झेला के आगे लिखना, झेला, महिला जो इस नृत्य को करना प्रारंभ करती है, बस इतना ही लिखिए, और आगे फिर दूसरी महिला आके ज्वाइन कर देती है ना। तो इंग्लिश में लिखना वुमेन हु इनिशिएट दिस डांस, वुमेन, वुमेन हु इनिशिएट दिस डांस, ठीक है। बस इतना ही था, मटकी में याद रखना झेला क्या होता है। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, रजवाड़ी में उतना, हाँ रजवाड़ी में उतना ही है, फिर मैंने वो बता दिया था उसके वाद्य यंत्र अड़ा खड़ी रजवाड़ी के, एक तो खिमड़ी था और दूसरा ढोल था, खिमड़ी और ढोल। प्रीलिम्स में क्वेश्चन सिर्फ यही आते हैं कि बताओ, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा मालवा का है, बहुत इजी है, लेकिन लोग उसमें भी गलत कर देते हैं। रजवाड़ी भी मैंने अड़ा खड़ी रजवाड़ी को साथ में ही बता दिया था। रजवाड़ी में ये था कि महिलाएं जो हैं वो घूंघट पकड़कर डांस करती हैं, अड़ा में था कि टिल्टेड बॉडी में, खड़ी में स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर, और रजवाड़ी में घूंघट पकड़कर। हाँ हाँ, वो दोनों के मिला के होंगे। अड़ा खड़ी रजवाड़ी को आप साथ में पढ़िए, तीनों के वाद्य यंत्र वही है, खिमड़ी और ढोल, खिमड़ी और ढोल, ठीक है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे मटकी के बारे में।
मटकी के बारे में मैंने ये बताया कि मालवा की महिलाओं के द्वारा, ये एक सामूहिक नृत्य, ये भी महिला प्रधान नृत्य होता है मटकी। पहला ये बताया, दूसरा क्या बताया था? हाँ, मैरिज के टाइम पे, शादी के टाइम पे किया जाता है। देखो मैंने ये पहला बोला कि महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है, महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है, सबसे पहला पॉइंट। ग्रुप डांस परफॉर्म्ड बाय विमेन। ओकेशन लिखना, अवसर शादी का अवसर है। फिर मैंने बताई थी ताल, ढोल की ताल पर किया जाता है, ढोल की ताल पर। इमेजिन करते जाओ, डांस जो भी पढ़ रहे हैं इमेजिन होगा दिमाग में तो फिर वो याद हो जाता है ना। ताल जो है वो ढोल की है। और नेक्स्ट मैंने बताया झेला, ये इंपॉर्टेंट है झेला। ये जो झेला है वो, जो एक महिला डांस को स्टार्ट करती है, प्रारंभ करती है, उसको झेला कहा जाता है। और उसके बाद वो स्टार्ट करेगी, सारी महिलाएं आके ज्वाइन कर लेगी। तो लिख देना झेला, महिला जो नृत्य करना प्रारंभ करती है वो झेला कहलाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट निमाड़ के लोक नृत्य लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग है निमाड़। निमाड़ में सबसे पहले हम देखते हैं डंडा। डंडा मालवा में भी है, इसमें भी है ना, लेकिन पहला लिखिए डंडा। हाँ हाँ, सेम 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 यही है, लेकिन हम निमाड़ में अभी लिख लेते हैं। डंडा जो मैं इसमें पढ़ा रही हूँ वो सेम मालवा में भी वैसे ही किया जाता है ना। सबसे पहला पॉइंट लिखना, ओकेशन अवसर, चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख के समय। किसान समुदाय के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। ओकेशन लिख दिया, चैत्र वैशाख। कब होता है चैत्र वैशाख? मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, है ना। तो हाँ बिल्कुल सही। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, फार्मर कम्युनिटी के द्वारा, किसान समुदाय के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसमें ऐसा होता है कि जो फार्मर है, किसान है, वो अपने हाथ में डंडा, डंडा पता है ना किसको बोलते हैं, लकड़ी लेकर डांस करते हैं और ग्रुप में डांस करते हैं। और वो लोग दोहे और छल्ले गाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डांस करते टाइम वो क्या गाते हैं, दोहे और छल्ले गाते हैं। दोहे, दोहे दोहा पता है ना। ठीक है, तो इसको अपने शब्दों में लिख लेना कि आ, दोहे और छल्ले गाते हैं, है ना। इंग्लिश में लिख देना, द डांसर होल्ड अ स्टिक। दोहे का ही एक प्रकार होता है, रूप होता है। हाँ वैसे ही टाइप का, छल्ला भी वैसे ही होता है कि दोहे और छल्ले की ताल पर वो लोग डांस करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख देना, द डांसर होल्ड स्टिक्स इन देयर हैंड, दैट्स वाई द डांस इज कॉल्ड इज डंडा, इसीलिए उसको डंडा बोला जाता है ना। और कितने डांसर है, तो 20 से 25 डांसर होते हैं। तो ये भी लिख लो कि 20 से 25 नर्तक, 20 से 25 डांसर होते हैं। किसानों के द्वारा दोहे और छल्ले गाए जाते हैं। फार्मर सिंग दोहे एंड छल्ले। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो बस मैं बताते चलूंगी, है ना। तो इसमें याद रखना कितने लोगों के द्वारा, 20 से 25। और किसके द्वारा किया जाता है, तो किसानों के द्वारा किया जाता है चैत्र वैशाख के समय पर। और उसके बाद एक और कि दोहे और छल्ले गाते हैं, बस। ये भी मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री में यही पूछेगा कि डंडा नृत्य जो है वो कहाँ का है। तो निमाड़ और मालवा दोनों सही है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गणगौर। गणगौर, ये इंपॉर्टेंट है गणगौर। गणगौर, हाँ, ये जो होता है गणगौर पर्व होता है, उसमें 9 दिन तक ये डांस किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, 9 दिन तक किया जाने वाला, 9 दिन तक, परफॉर्म टिल 9 days ऑफ गणगौर फेस्टिवल। 9 दिन तक, 9 दिन तक किए जाने वाला
नृत्य, और ये गणगौर पर्व के समय में किया जाता है ना। अब इसका भी लिख देना, वही जो सीजन है, ओकेशन चैत्र वैशाख के समय में। अब है चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख के समय में किया जाता है। और जो गणगौर होता है जिसकी पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता है पुराने हिंदू मिथोलॉजी में कि शिव पार्वती का ही एक रूप होता है, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पहले इंग्लिश में लिखिए, अकॉर्डिंग टू हिंदू mythology, mythology, Hindu, according to Hindu mythology, Gangor is the combination of Shiv and Parvati. हिंदू कथा अनुसार, हिंदू पौराणिक कथा अनुसार गणगौर शिव और पार्वती का मिश्रण है। या फिर संयोजन है, संयोजन लिख दो, गणगौर शिव और पार्वती का संयोजन है। तो कभी पूछा जा सकता है कि गणगौर जो है किससे संबंधित, शिव पार्वती से है ना। गणगौर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है झेला और दूसरा होता है झेलरिया। लिखना दो प्रकार से, इसमें भी झेला है, ठीक है। पहला लिखना झेला और दूसरा है झेलरिया। झेला और झेलरिया, ठीक है, JHELA, झेला और झेलरिया। और झेला को ही झोला भी बोल देते हैं, तो यहाँ लिख दो झेला या फिर झोला। ये वो वाला झोला नहीं है, ठीक है, जो आप लोग समझ रहे हैं, झोला या फिर झेला और झेलरिया। तो जो झेला है इसमें महिला और पुरुष साथ में डांस करते हैं, और झेलरिया में अलग अलग डांस करते हैं। तो ये लिख लो, देखो दो प्रकार से हो रहा है गणगौर नृत्य। पहला है झेला, झेला में लिखना महिला और पुरुष साथ में नृत्य करते हैं, परफॉर्म्ड बाय मेल एंड फीमेल टुगेदर, परफॉर्म्ड बाय मेल एंड फीमेल टुगेदर, महिला और पुरुष साथ में नृत्य कर रहे हैं। और झेलरिया में महिला और पुरुष पृथक पृथक नृत्य कर रहे हैं, मतलब अलग अलग सेपरेट होके, परफॉर्म्ड सेपरेटली बाय मेल एंड फीमेल, परफॉर्म्ड सेपरेटली बाय मेल एंड फीमेल, ठीक है। फिर लिखना यह कथा या फिर यह नृत्य, यह नृत्य यहां लिख दे रही हूं, रानूबाई, रानूबाई, रानूबाई और धनियार सूर्यदेव को समर्पित है। धनियार सूर्यदेव, ये पता नहीं कोई देवता होंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, लेकिन रानूबाई और धनियार सूर्यदेव को समर्पित है। दिस डांस इज डेडिकेटेड टू धनियार सूर्यदेव, ये एक नाम है, और दूसरा है रानूबाई, रानूबाई। जैसे हमने पढ़ा था राजा जोलुंगसाई की कथा घोटुल पाटा गायन में होती है, कौन राजा जोलुंगसाई नहीं पता, लेकिन अब अगर अभी क्वेश्चन में आ गया कि बताओ कि गणगौर में किसकी मतलब कथाएं हैं या फिर किसको डेडिकेट होता है, तो रानूबाई और धनियार सूर्यदेव, याद रखना, ठीक है ना। क्या पढ़ा हमने, गणगौर कितने दिन का होता है, 9 दिन का। समय कौन सा है, चैत्र वैशाख। किसकी पूजा से रिलेटेड है, शिव पार्वती। किसको डेडिकेटेड होता है, सूर्यदेव और धनियार सूर्यदेव और रानूबाई, ठीक है। और इसमें दो पार्ट क्या क्या होते हैं, एक तो झेला, सब लोग साथ में डांस कर रहे हैं महिला पुरुष, और झेलरिया जिसमें अलग अलग कर रहे हैं। बस मेंस का भी हो गया ना, 7 नंबर का तो नहीं लेकिन 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है काठी। काठी नहीं लिखा था क्या हमने उसमें, हाँ काठी भी है इनका, वो जो, एक सेकेंड, यहाँ पे काठी भी है, ठीक है, एक और ऐड कर लेना काठी, काठी बनाए थे ना कॉलम, उसमें काठी भी ऐड कर लीजिएगा। काठी से भी क्वेश्चंस आए हैं कि कहाँ का है और कब से कब तक किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, माँ, वो तो हमने पढ़ा था किसका था, बैगा का था, वो ट्राइबल डांस था कर्मा वाला। वो हमने ट्राइब्स जब पढ़ी थी तो अलग से डांस पढ़ लिए थे, है ना, पढ़ लिए थे ना डांस वांस सब,
उनका कल्चर हमने अलग से देख लिया था, अभी हम एमपी वाला देख रहे हैं जो ट्राइब से अलग है ना। काठी नृत्य किसको डेडिकेटेड होता है? पार्वती जी को। तो पहला पॉइंट लिखिए, पार्वती जी को समर्पित। इंग्लिश में लिखना, परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस पार्वती, माता पार्वती को समर्पित। इंग्लिश में लिख देना, परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस पार्वती। पार्वती जी को समर्पित है और शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है इसमें। तो वही याद रखना, अभी मैं बता रही हूँ कहाँ पे जाके जल चढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसका ओकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था कि कब से कब तक मनाया जाता है। तो अवसर लिखिए, देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक, मतलब अभी चल रहा होगा ये, है ना। एक देव प्रबोधिनी एकादशी किसको बोलते हैं? हाँ वही 11 से लेकर, हाँ गई 11 से लेकर महाशिवरात्रि तक। तो लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक, फ्रॉम देव प्रबोधिनी एकादशी टू महाशिवरात्रि, मतलब वही अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च तक, है ना। फिर इसमें इसका वाद्यंत्र लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाद्यंत्र, वाद्यंत्र का नाम है ढाक, DHAK, ढाक। ढाक 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 ढाक, ये लिखा है ना ढाक, एक बार और लिख दे रही हूँ, ढाक ढाक, ढ ढ ढक्कन वाला ढाक, ठीक है। और इनका वो लिख देना, वेशभूषा, वेशभूषा ड्रेस, इनकी वेशभूषा को क्या कहा जाता है? तो वेशभूषा को बाना कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, BANA। जो भी मैं बता बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टार कर लिया करो, है ना। ढाक उनका वाद्यंत्र है और बाना उनका ड्रेस है, वेशभूषा है ना। और ये जो बाना है वो नेपाल, मतलब नेपाल में जो डांस होता है उसके जैसे कुछ ड्रेस पहनी जाती है, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो याद रखना बस कि बाना जो है वो नेपाली डांस जैसा कुछ है। फिर इसमें लिखना कि जो काठी नृत्यक है, एक बार सुन लो, जटाशंकर मंदिर है कहाँ पे? पचमढ़ी में, वहां पे जाते हैं और जल चढ़ाते हैं, ठीक है। याद रखना है, लिखना है, लिख लेते हैं, है ना। तो लिखिए, काठी के नृतक, काठी नृत्य के नृतक पचमढ़ी के जटाशंकर मंदिर में, पचमढ़ी के जटाशंकर मंदिर में नर्मदा नदी से जल अर्पित करते हैं। नदी नर्मदा नदी ही होगी। जटाशंकर मंदिर, जटाशंकर मंदिर में नर्मदा नदी से जल अर्पित करते हैं, ठीक है। मतलब नर्मदा नदी का जल जटाशंकर मंदिर में जाके अर्पित करते हैं। लिख लिए? कुछ अगर इधर उधर हो जाए अपने शब्दों में भी थोड़ा लिख लिया करो, ठीक है। द ग्रुप ऑफ काठी डांसर, द ग्रुप ऑफ काठी डांसर goes to Jatashankar temple, goes to Jatashankar temple Pachmadi and offer water to, offer water and prayers to, offer water and prayers from Narmada river, from Narmada river, ठीक है। इसमें इतना ही है। और ये भी ऐसा है, ये वुमेन मेल ऐसा एक सेपरेट ओरिएंटेड नहीं है, सबके द्वारा किया जाता है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखवाया। और अगर अगर मेंस में आप लोग कुछ पॉइंट ऐसे जोड़ना चाहते हो, है ना, तो कुछ जो डांस होते हैं या फिर गीत होते हैं वो सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड होते हैं या तो सिर्फ मेल ओरिएंटेड होता है, तो लिखना रहेगा और आपको याद रहेगा। और अगर जैसे इसमें मैंने नहीं लिखवाया लेकिन आपको एक पॉइंट बढ़ाना है तो लिख देना, परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो एक लाइन भी हो जाती है और गलत भी नहीं होता है, ठीक है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो ऐसी स्किल का यूज करते हैं मेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, काठी में क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा? किसको डेडिकेटेड है? पार्वती जी और शिव, शिव जी को समझ लो, ठीक है, क्योंकि जटाशंकर मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे। कब से कब तक? देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? ढाक। और जो ड्रेस है वो क्या है? कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है वो? नेपाली, नेपाली वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट है फेफरिया।
फेफरिया, फेफरिया, फेफरिया। पहला लिखना अवसर शादी, ओकेशन मैरिज, अवसर है शादी। कल ये वाला पोर्शन भी हम कंप्लीट कर देंगे और मोस्ट प्रोबेबली मंडे से आईसीटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक, इसमें लिखिए इनके दूसरे इंस्ट्रूमेंट है इसमें प्लेट, प्लेट प्लेट प्लेट, हाँ प्लेट बजाई जाती है, ठीक है, वही वाली प्लेट पर बजाई जाती है, ठीक है। और फेफरिया, इस डांस का नाम फेफरिया इसलिए जो क्योंकि फेफरिया जो है वो एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसी के नाम पर फेफरिया डांस कर दिए हैं, ठीक है। तो ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, अच्छा पॉइंट है कि फेफरिया एक वाद्य यंत्र है जो शहनाई के जैसा, शहनाई के जैसा प्रतीत होता है ना, सुनाई देता है, सुनाई देता है, ठीक है। फेफरिया इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच साउंड्स लाइक शहनाई, शहनाई तो सुने हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए इस डांस का नाम फेफरिया कर दिए। मैंने बताया था कि जैसे गीत है तो गीत से भी, सॉन्ग से डांस का नाम रख देते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट से डांस का नाम रख देते हैं, ठीक है ना। फेफरिया में इतना ही था, प्लेट इंस्ट्रूमेंट है और फेफरिया भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसका नाम फेफरिया कर दिए। नेक्स्ट है मांडल्या, 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 इसमें सबसे पहला लिखना महिला प्रधान नृत्य, इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रख लो, म से म, मांडल्या है तो महिला होगी, ठीक है। मटकी, मटकी के बारे में बताया था, मटकी है तो महिला है। अगर इमेज बनाओ तो मटकी पकड़ के डांस महिला ही कर रही है ना, ठीक है। नो पैट्रियार्की, नो मैट्रियार्की हियर, बस मैं बता रही हूँ ठीक है। वुमेन ओरिएंटेड डांस होता है, महिला प्रधान नृत्य होता है, और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, वो ब्रॉन्ज की प्लेट होती है। ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, कांसा की प्लेट, ठीक है, ब्रॉन्ज प्लेट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य। मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बुंदेलखंड। बुक्स में और भी मिल जाए तो ऐड कर लेना आप, लेकिन इतने जो हम कर रहे हैं वो मोर देन इम्पोर्टेंट है ना। बुंदेलखंड में सबसे पहले लिखिए राई, बुंदेलखंड में सबसे पहले राई। इनके डांसर के नाम पता है किसी के? राई नर्तक कौन थे? पद्मश्री भी मिला है बहुत पहले। राम साहेब पांडे के बारे में सुना है? ठीक है, चलो लिखते हैं इसमें। इसका सबसे पहले अवसर लिखो, कोई भी डांस है, अगर मैं बता रही हूँ मेंस में भी कभी भी किसी डांस के बारे में पूछ लिया, सबसे पहले लिखोगे अवसर, किसके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है किसके द्वारा किया जाता है, तो मेल फीमेल, या तो अगर वो फीमेल ओरिएंटेड है, वुमेन ओरिएंटेड, थर्ड सेकंड पॉइंट यही लिख देना। थर्ड पॉइंट, अगर कोई भी, हाँ एक सेकंड में बस बता रही हूँ, अगर कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट पता है, बस एक सेकंड रुक जाइए ऑनलाइन में, ठीक है। क्या बताया मैंने पहले? हाँ, सबसे पहला पॉइंट ओकेशन लिखना, सेकंड वुमेन मेल ओरिएंटेड, जो भी है स्पेसिफिक पता है तो स्पेसिफिक, नहीं तो दोनों। सेकंड पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट में हम इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे, अगर हमको कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है, वाद्य यंत्र के बारे में तो ठीक है, नहीं पता है तो ढोल, मंजीरा, ये सब लिख देना, क्योंकि जनरली डांस करते हैं तो ये सब इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, जब मेंस में हमको 7 नंबर में लिखना है उतनी जगह में और एक डांस आ गया तब, वैसे आता नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक अपने को पता है कैसे करते हैं, क्या करते हैं, खड़े होकर, टेढ़े होकर, जैसा भी, उसको फिर वैसे डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो पॉइंट्स भी बन जाते हैं, पॉइंटर्स में अच्छा लगता है आंसर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, मतलब पहले क्या लिखा हमने? ओकेशन। हाँ बोलिए ऑनलाइन में। अवसर यही है, मतलब मैंने वही बताया कि अवसर अगर नहीं पता होता है, ऐसे स्पेसिफिक कुछ नहीं है, मांडलिया जो है वो किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है,
ठीक है, कोई भी शुभ अवसर पर, मतलब शादी हो सकती है, बच्चे के जन्म पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अब हम लिख रहे हैं राई, तो इसका अवसर लिखना। सबसे पहला अवसर जन्म, शादी और त्योहार। जन्म, विवाह और त्योहार, बर्थ, मैरिज और फेस्टिवल। बर्थ, मैरिज और फेस्टिवल। ठीक है, पहला ओकेशन लिख लिए। राई, राई क्या होती है वैसे? हाँ, सरसों का जो बीज होता है उसको राई बोलते हैं ना, उसी से ये डांस है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना राई, उसके आगे लिख दो सरसों का बीज। राई रिफर्स टू मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड मतलब, इसको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि राई नृत्य का मतलब क्या है, वही सरसों का बीज से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, इस नाम की, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये जो राई नृत्य है उसको बेड़िया जनजाति करती है, बेड़िया। परफॉर्म्ड बाय बेड़िया ट्राइब। बेड़िया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, बेड़िया जनजाति के द्वारा, परफॉर्म्ड बाय बेड़िया ट्राइब। अच्छा, बेड़िया ट्राइब डांस कर रही है, उसमें जो सेंटर पे महिला है उसको क्या बोलेंगे फिर, जो डांस कर रही है राई नृत्य? नाम से जाओ, बेड़िया से जाओ, कुछ ऐसा कुछ हो, बेड़नी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जो ड्राई में डांस कर रही है महिला उसको क्या कहा जाता है, जो सेंटर पे रहती है उसको बेड़नी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट लिख लिए, परफॉर्म बाय बेड़िया ट्राइब, बेड़िया जनजाति के द्वारा। और सेकंड पॉइंट लिखना, इसमें हाँ ये सामूहिक नृत्य है। सेकंड पॉइंट लिखना, सामूहिक नृत्य है जिसमें मध्य में एक महिला नृत्य करती है जिसे बेड़नी कहा जाता है। एक सामूहिक नृत्य है जिसके मध्य में एक महिला नृत्य करती है जिसे बेड़नी कहा जाता है। इंग्लिश में लिखिए, इट इज अ ग्रुप डांस। इट इज अ ग्रुप डांस with a single female dancer, with a single female dancer in the center, single female dancer in the center called as बेड़नी, BEDANI, बेड़नी। ठीक है, हाँ, यह एक सामूहिक नृत्य है जिसके मध्य में एक महिला नृत्य करती है। ठीक है, सामूहिक नृत्य है, गोल बना के डांस कर रहे हैं, जिसके मध्य में एक महिला नृत्य करती है जिसे बेड़नी कहा जाता है। बेड़नी भी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बेड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा मंदिर है जो राई नृत्य के लिए फेमस है, बताइए, पढ़ा होगा कभी। अशोकनगर में है, करीला माता मंदिर, है ना। करीला माता मंदिर सुना है, पढ़े होगे एमपी पहले कभी तो। करीला माता मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि करीला माता मंदिर किस नृत्य को मतलब फेमस है, किससे संबंधित है, तो राई से है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, करीला माता मंदिर अशोकनगर, करीला माता मंदिर अशोकनगर राई नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। राई नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लिश में लिखिए, करीला माता मंदिर अशोकनगर इज फेमस फॉर राई डांस। इज फेमस फॉर राई डांस। जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। इज फेमस फॉर राई डांस। ये जो डांस है वो स्टार्ट होता है एक सुमिरन से, मतलब जो स्टार्ट होता है उस चीज को सुमिरन कहा जाता है। ठीक है, और जब वो डांस खत्म हो जाता है तो उसको स्वांग कहा जाता है। ठीक है ना, तो लिखना, नृत्य का प्रारंभ, नृत्य का प्रारंभ सुमिरन, सुमिरन से होता है। डांस स्टार्ट्स विथ, दी डांस स्टार्ट्स विथ सुमिरन। सुमिरन, सॉरी सुमिरन, समीरन लिख दिया। सुमिरन, क्या लिखवाया मैंने हिंदी में? हाँ, नृत्य का प्रारंभ सुमिरन से होता है और अंत स्वांग से। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया क्यों? ठीक है, अंत स्वांग से, मतलब डांस स्टार्ट होता है सुमिरन से और डांस एंड होता है एंड एंड्स विथ स्वांग, SWANG। ठीक है, कभी पूछ लिया कि डांस स्टार्ट किससे हो रहा है
और या तो फिर 4 ऑप्शन में आ गया तो हमें याद रहना चाहिए। राई में क्या होता है कि डांस स्टार्ट करते हैं एक सुमिरन, ये एक तरीके का गीत है, ठीक है, इस ताल पे डांस किया जा रहा है, उसके बाद जब एंड हो रहा है तो स्वांग से खत्म हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके वाद्य यंत्र लिखते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र क्या होंगे वाद्य यंत्र? वही ढोलक, हाँ ढोलक, फिर मंजीरा, फिर लिख देना टिमकी, TIMKI, टिमकी, ठीक है। फिर इसमें एक्सप्रेशन क्या दिए जाते हैं, नेक्स्ट लिखना एक्सप्रेशन, क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन को? भाव, 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 ठीक है। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति या फिर भाव, भाव लिख दो, है ना, कोई भी हंसेगा नहीं। इसमें पहला भाव लिखना लटक, लटक, फिर है चक्री, ये सब भाव होते हैं डांस में, है ना, लटक, फिर है चक्री, फिर है बैठकी, 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 बैठकी मतलब बैठ के डांस कर रहे होंगे, फिर है झुमकी, झुमकी, फिर है उड़ान, उड़ान, ये सारे एक्सप्रेशन है, देखो ये प्री में नहीं आएंगे, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लटक, फिर चक्री, बैठकी, फिर है मोरचाल, मोरचाल कह रहे मोर के जैसी चाल पे डांस कर रहे, मोरचाल। जो झुमकी लिखा है वो ठुमकी है, ठीक है, झुमकी नहीं है ठुमकी है, सॉरी, ठुमकी, ठुमक, ठीक है। ठीक है, लटक, चक्री, बैठकी, मोरचाल, ठुमकी और उड़ान, ये इसके सब एक्सप्रेशन है। फिर लिखते हैं मोरचाल, मोरचाल, उड़ान, उड़ान, हाँ, ये सब तरीके हैं जिससे डांस किया जाता है, एक्सप्रेशन है। फिर हम इनके फेमस डांसर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है फेमस डांसर, प्रमुख नर्तक, प्रमुख डांसर, सबसे पहले है राम सहाय पांडे, कब मिला है इनको पद्मश्री ये बताइए मुझे, और मिला भी है कि नहीं ये भी बताओ, मिला है, कब मिला है? अच्छा अभी 2-3 साल में ही रिसेंट मिला है, 22 में मिला है, ठीक है। तो लिख देना राम साहेब पांडे, ये इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री 2022, पद्मश्री 2022 मिला है, राम साहेब पांडे पद्मश्री 2022। नेक्स्ट है शिव प्रकाश यादव, शिव प्रकाश यादव, शिव प्रकाश यादव, ठीक है। एक और नाम है ज्ञानेश्वरी, 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 ठीक है। अब एक चीज में आज आप लोग का होमवर्क है, जितनी भी चीज हमने आज पढ़ी है अपने स्तर पर कहीं से भी या तो गूगल में डाल लेना, या तो कोई बुक अगर आपके पास हो क्वेश्चन लगाने वाली, तो जितने सिर्फ हमने आज डांस पढ़े उसके क्वेश्चंस लगाना, फिर बताना बनते हैं कि नहीं। बहुत ही इजी रहेगा कि कहाँ से है, क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, सिर्फ यही इसी के अराउंड पूरा घूमेगा, ठीक है ना। ज्ञानेश्वरी नेक्स्ट है, हो गए कौन से राम साहेब पांडे, फिर शिव प्रकाश यादव और ज्ञानेश्वरी, ठीक है। अच्छा जो ये राई नृत्य है वो बुंदेलखंड में भी किया जाता है और बघेलखंड में भी होता है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है कैसे किया जाता है, तो आप लोग एक कॉलम बना लेना, बुंदेलखंड का राई और बघेलखंड का राई, क्या डिफरेंस है हम देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बुंदेलखंड ऐसे बस बना लो, बुंदेलखंड राई और बघेलखंड राई, इधर बुंदेलखंड वाला और इधर बघेलखंड वाला, ठीक है। बुंदेलखंड में लिखना, बुंदेलखंड वाले में महिला और पुरुष दोनों के द्वारा, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा, और बघेलखंड में ये होता है कि जो पुरुष है वो महिला के कपड़े पहनकर डांस करते हैं, ठीक है। तो लिखना पुरुष महिला के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं, ठीक है। मैन वियर कॉस्ट्यूम्स ऑफ विमेन एंड परफॉर्म
राई। तो यही डिफरेंस है बुंदेलखंड में, ऐसे याद रखो, बुंदेलखंड में राई है तो ओरिजिनल वाला जो है, ओरिजिनल महिलाएं कर रही है, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो पुरुष है वो महिला बन के डांस कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो लिख लिए ये वाला पॉइंट, फिर इधर लिखना जो बुंदेलखंड वाला है वो जल्दी, मतलब स्पीड उसकी फास्ट है, ठीक है, तो तेज गति से किया जाता है, फास्ट स्पीड, परफॉर्म्ड इन फास्ट स्पीड। और बघेलखंड वाला जो है वो कंपेरेटिवली स्लो स्पीड, है ना, धीमी गति में किया जाता है। तो बुंदेलखंड वाला फास्ट किया जाता है और बघेलखंड वाला स्लो। अब कॉपी कर रहे हैं किसी चीज को तो धीरे ही करेंगे ना, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। राशि हो गया, नेक्स्ट है बधाई। नाम से क्या समझ में आ रहा है? हाँ, महिला भी करती है, लेकिन मेनली जो बघेलखंड का स्पेसिफिक राई जो हम पढ़ रहे हैं उसमें यही रहता है कि जो पुरुष है वो महिला बनकर डांस करते हैं, यही मेन डिफरेंस है। बुंदेलखंड में ऐसा है महिला भी करेगी पुरुष भी करेंगे, अपने ही रूप में करते हैं, लेकिन बघेलखंड में पुरुष जो है वो महिला बनकर डांस करते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है कि महिलाएं भी करती है, ठीक है, महिलाएं भी करती है, लेकिन पुरुष महिला बनकर डांस कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखते हैं बधाई। नाम से समझ में आ रहा है क्या करेंगे बधाई में? हाँ, मतलब बधाई देते टाइम डांस किया जाता है ना। तो पहला पॉइंट लिखिए, बधाई में इसका अर्थ है किसी को बधाई देना। इट मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर समथिंग, इट मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर समथिंग, इसका अर्थ है किसी को बधाई देना। इसका आप वो देखते हैं, ओकेशन, अवसर, जन्म, जन्म, फिर शादी और त्योहार। इसमें इंस्ट्रूमेंट लिखिए, वाद्यंत्र, डफला, डफली सुना है, ढपली, डफली वाले, ठीक है, वैसा डफला, फिर ड्रम, ड्रम भी बजाते हैं, फिर है झांझर, फिर मंजीरा। देखो ये जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं किसी का भी इधर उधर चिपका देना, मेंस में, प्री में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उसमें पढ़ा था एक ढाक। किसका था ढाक? काठी का था ना। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक है ना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट करके उसमें, लेकिन बाकी हम जो पढ़ रहे हैं वो सब में ढोल मंजीरा ये सब कॉमन चीजें हैं, तो इधर का उधर लिख सकते हैं आप लोग, है ना। फिर झांझर लिख दिया, मृदंग, मृदंग, मृदंग। प्री तक ऐसा लगता है ना कि सिर्फ प्री क्लियर हो जाए, लेकिन मेन जो जंग है वो मेंस है। प्री तो ठीक है, ये भी है कि प्री नहीं निकलेगा तो मेंस तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्री तो हो गया लेकिन जो टाइम मिल रहा है उसमें मेंस ही कुछ नहीं है, तो फिर क्या मतलब प्री निकालने का। इसीलिए प्री कम मेंस पढ़ना चाहिए साथ में, कुछ भी चीज़ पढ़ो। हाँ, अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो आप लोग पूरा ओरिएंटेड हो जाए प्री के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमको जैसे प्री के जो फैक्ट्स है वो मेंस के 2 मार्कर में काम आ जाते हैं, है ना। अभी हमने जो इतना सारा, अच्छा आप ही लोग बताओ, जो हम पढ़ रहे हैं वो मेंस में नहीं आ सकता क्या? कैसे आएंगे क्वेश्चंस, क्या बन सकते हैं इससे? अच्छा, क्या 10 नंबर का क्वेश्चन बताओ, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाँ, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य को समझाइए। इसका मतलब मुझे ये लिख के बताओ, मतलब कैसे कर सकते हैं, अब लिख के मतलब बोल के ही बताओ। हाँ हाँ, मैं यही यही सुनना था मुझे, कि सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एमपी का कुछ बताओ या फिर इंडिया का कुछ बताओ, तो अपने को मैप से, जब आप मैप बना देते हो तो जो चेकर है उसके दिमाग में भी, जैसे मैं ये सुनना चाह रही थी कि कोई बोले कि मैप से बताएंगे, तो सबसे पहले छोटा सा मैप बनाना है और प्रैक्टिस कर लो कि एमपी का मैप छोटा सा कैसे बनाते हैं। छोटा मैप बना दिए, ठीक है। बुंदेलखंड वाले रीजन में बुंदेलखंड, बघेलखंड में बघेलखंड, मालवा में मालवा, निमाड़ में निमाड़, ठीक है। फिर वहां पे हम लोकेट कर देंगे कि मालवा के 4 डांस लिख दिए, ये 4 डांस है, और वहां पे लिख भी देना मालवा है, निमाड़ है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, मैप के थ्रू बता दिए। फिर दूसरा क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले हेडिंग डाले मालवा के लोक नृत्य, फिर निमाड़ के, चारों को एक्सप्लेन करके, और उसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, तो मैंने जो तो 2-3 पॉइंट बताए कि पहले ओकेशन बताओ, अवसर बताओ, कब किया जाता है ना। उसके बाद अगर इसमें कोई
किसके द्वारा किया जाता है, महिला पुरुष के द्वारा, दोनों, अगर एक स्पेसिफिक है तो ठीक है। ठीक है, और अगर क्योंकि क्या है किसी में भी बहुत कम ऐसा अपने को मिल रहा है, जैसे अपन ने बस वो बाना पढ़ा था, ढाक पढ़ा था, जो कुछ स्पेसिफिक था, बाकी सब में समझ में आ रहा है कि डांस कर रहे हैं, अब कुछ शुभ अवसर में तो कर रहे हैं। राई में थोड़ा सा था कि इसके यहाँ पे कौन सा करीला माता मंदिर है, ठीक है, बेड़नी के द्वारा किया जाता है, बेड़िया ट्राइब है, तो राई वाई कुछ डांस में मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे में कुछ नहीं है, तो क्या लिखोगे, ओकेशन लिखोगे, किसके द्वारा किया जाता है ये लिखना है, और इंस्ट्रूमेंट क्या है बस ये लिखना है, फिर दूसरे डांस को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज पढ़ो तो मैं बता रही हूँ कि प्री कम मेंस पढ़ना है, अभी प्रीलिम्स पढ़ना है, लेकिन जनरली प्री कम मेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखना, इंस्ट्रूमेंट लिख लिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना 10 से 20 व्यक्तियों के द्वारा, बधाई में लिखिए 10 से 20 व्यक्तियों के द्वारा, परफॉर्म बाय 10 to 20 पर्सन्स, 10 से 20 व्यक्तियों के द्वारा एक गोले में किया जाता है, बाय मेकिंग सर्कल, गोले में, गोलाकार में 10 से 20 व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, ये लिख लिया, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, लिख लो परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन बोथ, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा। दो और बच गए, बुंदेलखंड के कंप्लीट कर ले, फिर कल बघेलखंड देख लेंगे, थोड़ा 5-10 मिनट चलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना कन्नड़ाई, कन्नड़ाई, कन्नड़ाई। ठीक है, इसमें लिखना, इसमें कहानी किसकी होती है, गजानंद और सरस्वती की कहानी, गजानंद और सरस्वती की कहानी, स्टोरी ऑफ गजानंद एंड सरस्वती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गजानंद और सरस्वती की कहानी। इसमें भक्ति गीत गाए जाते हैं, भक्ति गीत पर डांस किया जाता है, तो लिख देना भक्ति गीत किस किस के, राम कृष्ण और शिव जी के भक्ति गीत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राम कृष्ण और शिव जी के भक्ति गीत, डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ राम कृष्ण एंड शिव। और लिखना नेक्स्ट पॉइंट, धोबी जाति के द्वारा किया जाता है, धोबी, परफॉर्म बाय धोबी कास्ट, धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतना ही है इसमें, वो पॉइंट ऐड कर लेना, ओकेशन, बधा कब, जन्म में, विवाह में, वो तो कॉमन है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ढीमराई, 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 अच्छा नाम से क्या समझ में आ रहा है, कौन सी कास्ट करेगी, ढीमर कास्ट, तो लिख लेना पहला पॉइंट, ढीमर जाति के द्वारा, परफॉर्म्ड बाय ढीमर कास्ट। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो ढीमराई है वो कथक डांस के जैसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कथक डांस के समान, सिमिलर टू कथक, सिमिलर टू कथक, कथक डांस, हिंदी में कथक, कथक नृत्य के समान। इसके वाद्यंत्र लिखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रेकड़ी, रेकड़ी। ठीक है, फिर लिखना खंजरी, कुछ अलग है इसीलिए लिखवा रही हूँ, रेकड़ी, फिर है खंजरी, रेकड़ी, खंजरी, फिर मृदंग, मृदंग और टिमकी, टिमकी लिखा था ना अभी, वैसे ही टिमकी और मृदंग। रेकड़ी, रेकड़ी ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जो समझ में ना आए ना एक बार गूगल कर लिया करो, रेकड़ी मतलब वो इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं बाकी। ठीक है, इतना ही है इसमें भी कि ढीमर कास्ट के द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कथक डांस के जैसा कौन सा डांस है, तो ढीमराई है। ठीक है, अब हमारे बघेलखंड वाले डांस बचे हैं, फिर कल हम गीत पढ़ेंगे और ड्रामा पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ के आना, और क्वेश्चंस एक बार हो सके तो अपने लेवल पर क्वेश्चंस कर लीजिएगा। हाँ बोलिए।